हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सुबह का करंट अफेयर्स। पार्ट बाय पार्ट हम लोग 2023 के सारे करंट अफेयर्स A to Z कवर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, अच्छा इसका जो 30 राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस था ना, ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। 5 दिन का था, 27 से 31 जनवरी के बीच में ये चला था। इसका उद्घाटन गुजरात के विज्ञान और तकनीक विभाग के सचिव थे विजय नोडा, उन्होंने किया था। याद करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में जो याद करना है, ये चौथी बार राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें खासकर ये होता है कि बच्चों को, जो भी इस तरह के क्रिएटिव काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। स्कॉट, शिक्षक, वैज्ञानिक, जो भी इस तरह के अधिकारी हैं, लगभग 1400 लोगों के आसपास लोगों ने भाग लिया था। और इस बार का जो मेन सब्जेक्ट था ना, वो सब्जेक्ट था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना इस बार का टॉपिक था। ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। बस एविएशन गैस का निर्यात, ये याद रखना है। पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। एविएशन गैस का हम लोग इंपोर्ट किए हैं। और ये कौन किया है? तो हमारे देश की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एविएशन गैसोलीन का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कितना किया? 80 बैरल। कितना किया? 80 बैरल एविएशन गैस का निर्यात, और हर एक में 16 केजी तक गैस था। और इस तरह से, और इसका निर्यात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में से, यानी जो हमारा पोर्ट है ना, JNPL शॉर्ट में उसको कहते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वहां से पापुआ न्यू गिनी को किया गया। तो पापुआ न्यू गिनी को हम लोग अपने पहला खेप भेजे हैं। ये जो फ्यूल है, खास करके ड्रोन या जो मानव रहित हवाई विमान है, इन सब छोटे छोटे विमानों को ये उसको उड़ाने में काम आएगा। ये IOC की जो बड़ोदरा रिफाइनरी है ना, ये भी याद रखिएगा। दो तीन फैक्ट आपको याद रखना है। एक तो एविएशन गैस का निर्यात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा हुआ, उसके बड़ोदरा रिफाइनरी में हुआ, पापुआ न्यू गिनी को भेजा गया पहली बार। तो ये इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके कॉमर्शियल जेट और इन सब के लिए भी बड़े पैमाने पर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अमृत पेक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव साहब हैं। उन्होंने कहाँ किया? तो प्रगति मैदान के नई दिल्ली में किया है। अमृत पेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। ये 5 दिन का है, जो 11 से लेकर 15 के बीच में चलेगा, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक पार्ट के रूप में ही इसको मनाया जा रहा है। जहां पे ये एक राष्ट्रीय मंच है, नेशनल स्टेज है, जहां 5000 साल पुराने हमारे सभ्यता और संस्कृति को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। देश के बड़े संख्या, अलग अलग जगह से बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, डाक टिकट बेचने वाले लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये फैक्ट है अमृत पेक्स का। इलेक्रामा 2023 का 15वां संस्करण। इलेक्रामा है क्या? सबसे पहले, इलेक्रामा एक इलेक्ट्रिक शो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो है। भारत इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा, RK सिंह जो है ना हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके द्वारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा 2023 का उद्घाटन किया गया। भाई कहाँ किया गया? तो इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। इसके अलावा इस बार का जो भागीदार देश था जर्मनी था, और जो थीम है वो है रीइमेजिन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो दोबारा से आप इमेजिन करो कि एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
तो ये कहा गया है इलेक्ट्रामा के बारे में, जो 15th एडिशन है इसका। विंडसर फ्रेमवर्क, विंडसर फ्रेमवर्क यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पे एक समझौता किया है। ठीक है, समझौता किया जिसे विंडसर फ्रेमवर्क कहते हैं। इसको ठीक से समझिए, इसको ठीक से समझिए। सबसे पहले उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल जो था ना, उस पर एक समझौता कर लिया, उसका नाम वो हट गया। एक्चुअली आयरलैंड जो प्रोटोकॉल है ना, वो हट गया, विंडसर फ्रेमवर्क उसकी जगह पे आ चुका है। 27 फरवरी 2023 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुल वॉन डेर के द्वारा यह समझौता किया गया। अब इसको मतलब आयरलैंड जो प्रोटोकॉल था उसकी जगह अब विंडसर फ्रेमवर्क लेगा। अब ये क्या है, विंडसर जो फ्रेमवर्क है इसमें दो अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू है ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम। ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम, ग्रीन लेन को समझिए। ग्रीन लेन उन सामानों के लिए होगी, उन सामान के लिए होगी जो यूरोपीय यूनियन को जाएंगे, तो वो हो गया ग्रीन लेन। सॉरी, रेड लेन की बात कर रहे हैं ना, पहले हम रेड लेन की बात कर रहे हैं। रेड लेन उन मतलब लाल लेन जो है उन सामानों के लिए होगी जो यूरोपीय यूनियन जाएगा, और ग्रीन लेन उन सामानों के लिए होगी जो उत्तरी आयरलैंड में रह जाएगा। ये अलग अलग इसलिए किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि उत्तरी आयरलैंड के लिए जो भी ब्रिटिश सामान बनेगा ना, जो उत्तरी आयरलैंड के लिए जो ब्रिटिश सामान बनेगा, उसको उसकी चेकिंग वेकिंग कम हो, वो आराम से पोर्ट से सीधा आयरलैंड के लिए निकल जाए। क्योंकि जब ब्रिटेन से यूरोप सामान जाता है ना, तो दोनों के पैमाने अलग अलग है, क्योंकि ब्रिटेन अब यूरोप से अलग हो चुका है, तो अलग अलग पैमाने पे उनके सामान की चेकिंग होती है, तब वो सामान जाता है। आयरलैंड के साथ भी यही चक्कर था, इसीलिए उसको कम करने के लिए ये वाला जो विंडसर फ्रेमवर्क है ना, उसकी अनुमति दी गई है। दूसरा है स्ट्रॉ मॉन्ट ब्रेक। ये क्या है, इसके अंदर यह है कि उत्तरी आयरलैंड के सांसदों और लंदन को किसी भी यूरोपीय संघ से विनिमय को मैंने एक्सचेंज अगर करना चाहते हैं और उनको लगता है कि कोई इससे निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो उस पर वीटो करने का अधिकार इसके तहत इनको दिया गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है उसको पहले जानिए। यूके ने तो यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया और उत्तरी आयरलैंड इसका एक यूनिट है और यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना रहा, वो बना रहा। तो समझिए इसको कि अब आयरलैंड अगर बना हुआ है तो आयरलैंड और यूरोपीय यूनियन का तो स्टैंडर्ड एक है। अब ब्रिटेन का तो ये एक पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का। अब दिक्कत हो रही कि आयरलैंड में भी सामान भेजने में इसको दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए क्योंकि यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के पास अपने अलग अलग प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए किसी भी उत्पाद को आयरलैंड भेजने में दिक्कत होती थी। अब उसी को उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल कहा जाता था। इससे टाइम भी बहुत लगता था, रिसोर्सेज भी बर्बाद होता था। तो अब क्या किया गया, इस साइन के थ्रू इस बिल को मतलब आयरलैंड प्रोटोकॉल को समाप्त करने की बात की गई और अब आराम से आयरलैंड तक सामान इनका जाएगा और आएगा। अगला, अभय मनोहर स्प्रे, अरे सॉरी, अभय मनोहर समिति। ये अभय मनोहर समिति क्या है? अभय मनोहर स्प्रे समिति सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अडानी ग्रुप के मामले में अभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, पूरा हंगामा फैला हुआ था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर। जब वो आया तो यहां अभय मनोहर के नेतृत्व में एक 6 लोगों की कमेटी बनाई गई और इनको बोला गया कि 2 महीने के अंदर आप बंद लिफाफे में अपने रिपोर्ट को हमें दीजिए। इसके अंदर कई सारे जस्टिस हैं, मैं नाम बोल देता हूं बट याद करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जेपी देवघर, केवी कामत, नंदन नीलेखनी, ओपी भट्ट और सोमेश्वर सुंदरेशन, ये 6 हैं। आपको याद रखना है बस अभय मनोहर समिति को। इसके बाद एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम, ये भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल विमानपत्तन परिषद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, स्टार्ट किया गया है। ये जो हमारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है ना, इसने भी इसको अडॉप्ट कर लिया और कार्बन उत्सर्जन में
कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का जो ये प्रोग्राम है उसके तहत एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम को 4 हवाई अड्डे पे लागू कर दिया। कोलकाता, भुवनेश्वर, वाराणसी और त्रिवेंद्रम। तो चार एयरपोर्ट याद रखिएगा जहां पे भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम लगाया गया ताकि कार्बन की उत्सर्जन कम हो, अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी और अलग अलग जो बिल्कुल स्वच्छ एनर्जी है उसका हम यूज करें। इसको अभी कोलकाता, भुवनेश्वर, वाराणसी और त्रिवेंद्रम में लगाया गया है। इसी योजना के तहत जो दिल्ली का एक एयरपोर्ट है और मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसने क्या किया कि एक अच्छा पहले से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, दिल्ली ने तो बहुत पहले से ही ले रखा है, उसको इसके तहत 4+ की जो रेटिंग है वो मिली है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एमएफ हाइड्रा सबसे पहले कहाँ की कंपनी है? तो नॉर्वेजियन कंपनी, ठीक है। एमएफ हाइड्रा अलग चीज है। जो नॉर्वेजियन कंपनी है ना, नोरलैंड, उन्होंने एमएफ हाइड्रा बनाया है। एमएफ हाइड्रा बनाया गया है, कंपनी नहीं है। नॉर्वेजियन कंपनी नोरलैंड ने इसको बनाया है। और ये हाइड्रा क्या है? हाइड्रा मतलब समझ ही रहे हैं आप क्या होता है। हाइड्रा वर्ल्ड की पहली लिक्विड हाइड्रोजन आधारित फेरी है और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और इतना ही नहीं, ये हाइब्रिड है, ये बैटरी और लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है हाइब्रिड है। और इतना ही नहीं, ये 82.4 मीटर लंबी है, ये 300 लोगों को भी लेके जा सकता है, 80 गाड़ियों को भी एक साथ लेके जा सकता है। तो जहाज उद्योग में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये बहुत बड़ा नॉर्वे का कदम है जिसका नाम है एमएफ हाइड्रा। ये वर्ल्ड की पहली लिक्विड हाइड्रोजन आधारित फेरी है जो सामान को लेके आएगा और जाएगा। कांगड़ा की चाय, कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है ना। तो हमारा यूरोपीय यूनियन जो है उसने भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के चाय के लिए उसको प्रोटेक्टेड जीआई इंडिकेटर दे दिया है, जिसको पीजीआई कहा जाता है, प्रोटेक्टेड संरक्षित भौगोलिक संकेत प्रदान किया 11 अप्रैल 2023 को। यहां कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्ती, कली और कोमल तनों से चाय बनाता है जिसकी फ्रेग्रेंस, खुशबू अलग है, टेस्ट अलग है, ठीक है। खुशबू भी अलग है और टेस्ट भी अलग है। सबसे पहले डॉक्टर जेमसन जो ब्रिटिश सिविल सर्जन थे, उन्होंने कांगड़ा में चाय के बीज रोपे थे और उसके बाद ये अपने स्वाद और खुशबू के लिए फेमस हो गया। भारत संयुक्त राष्ट्र सहायक संगठन का मेंबर चुना गया है। भारत यूनाइटेड नेशन की आर्थिक और सामाजिक 3 इंपॉर्टेंट जो सहायक निकाय है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, संयुक्त राष्ट्र एचआईवी कार्यक्रम और समन्वय बोर्ड का मेंबर चुना गया है। तो 3 सहायक संगठन जिसमें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और एचआईवी एड्स से रिलेटेड जो बोर्ड है उसका मेंबर चुना गया है। यूरेनियम 241, जापान के भौतिकविद यूरेनियम के एक नए अज्ञात अननोन आइसोटोप यानी समस्थानिक की खोज की है। इसका एटॉमिक नंबर 92 है, परमाणु संख्या 92 है और जो इसका मास है वो 241 है। तो इसका नाम रखा गया है U241। माना ये जा रहा है कि इसकी जो आधी एज है, अर्ध आयु जिसको कहते हैं ना, वो मात्र 40 मिनट की है, यानी तुरंत ही ये टूट जाने वाला है, भंगुर है बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत भेजेगा। एक कमिटमेंट भारत ने पहले भी किया था। तो 10,000 टन भेजने के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम से उन्होंने पूरा कर लिया है और इसको चाबहार बंदरगाह के रास्ते भेजने की बात चल रही है। आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा, तंजानिया। फैक्ट क्या है कि आईआईटी मद्रास है वो जंजीबार तंजानिया में अपना पहला इंटरनेशनल परिसर को खोला है।
कब? अक्टूबर 20 और अक्टूबर 2023 से यहाँ पे पढ़ाई भी स्टार्ट कर देगा ये। अफ्रीका में स्थापित होने वाला ओवरऑल इंडिया का पहला आईआईटी है। ओवरऑल पहला आईआईटी है, किसी भी आईआईटी का पहला ब्रांच। दूसरा, आईआईटी मद्रास का तंजानिया में पहला इंटरनेशनल ब्रांच है, पहला इंटरनेशनल ब्रांच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के और कोनों में भारत के आईआईटी के ब्रांच नहीं है, क्योंकि दिल्ली के द्वारा आबू धाबी आईआईटी दिल्ली जो है वो आबू धाबी और यूएई में अपना ब्रांच खोल रखा है। आईआईटी खड़गपुर मलेशिया में अपना इंटरनेशनल ब्रांच खोल रखा है। तो आईआईटी मद्रास ने पहली बार खोला और अफ्रीका में पहली बार खोला। इसके बाद उत्तरामेरु शिलालेख। उत्तरामेरु शिलालेख भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक कामकाज के इतिहास का उल्लेख करते हुए, वर्णन करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में 1100 साल पुराना उत्तरामेरु शिलालेख का जिक्र किया है। उत्तरामेरु में कई शिलालेख हैं, कई सारे शिलालेख हैं। इसमें सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो शिलालेख बताया गया है वो है चोल शासक परांतक प्रथम का शिलालेख। ठीक है, उत्तरामेरु में ऐसे बहुत सारे, लेकिन चोल शासक का, जिसके गांव के अंदर वही स्वशासन यानी पंचायत की अच्छी बात की यहाँ पे की गई है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने किया तो चर्चा का विषय हो ही जाएगा। और परांतक प्रथम के समय जो उत्तरामेरु जो ये इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, वो बैकुंठ पेरुमल मंदिर के दीवारों पे आप देख सकते हैं। मीका, MICA, मीका कानून, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट। यूरोपीय संसद ने मीका क्रिप्टो एसेट बाजार का कानून एक पास किया है। बड़े पैमाने पे अभी क्या बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आ गए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उस तरह के मार्केट को रेगुलेट करने के लिए मीका लाया गया है, क्रिप्टो एसेट में बाजार। ठीक है, लाया गया है। इस नए कानून में यूरोप संघ के यूरोपीय यूनियन के जो भी 27 मेंबर हैं उन सब के में एक इक्वल क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक नियम आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का लगभग 22% जो है वो यूरोप के अंदर ही है। 22% सोचो वाशिंगटन अकेले कर रहा है, तो उसके लिए एक नियम लाने की जरूरत थी। वाशिंगटन घोषणा पत्र, ये वाशिंगटन घोषणा पत्र जो है कुछ नया नहीं है, बट अभी किसके साथ किया गया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ किया गया। दोनों के रिलेशन की 70वीं वर्षगांठ मन रही है। इस पे साइन कर दिया है 26 अप्रैल 2023 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येवोल ने। अब योवोल साहब ने साइन करके ये कंफर्म कर दिया कि वो आगे कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ठीक है, परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, ये कंफर्म किया। दूसरा, इसके अंदर ये कहा गया कि कोरिया का जो पेनिसुला है, प्रायद्वीप है, वहां पे अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को अमेरिका तैनात करेगा। इतना ही नहीं, एक संयुक्त परमाणु सलाहकार समूह भी बनाएगा। किसी केस में अगर परमाणु टकराव होता है तो उस पर बम गिराना है कि नहीं, इसका डिसीजन अंतिम रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति लेंगे। इसके अलावा दक्षिणी कोरिया के अंदर भी अमेरिका अपना एंटी मिसाइल शील्ड स्थापित करेगा। फिर से रूस को दिक्कत होनी है, और रूस का दिक्कत होना जायज भी है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी एनपीसीएल, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी एनपीसीएल 1 मई 2023 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने देश के परमाणु ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ उसके साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। ठीक है, उसके साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। ध्यान रखिएगा, जो नेशनल पावर कॉर्पोरेशन है ना, उसने देश की परमाणु ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक मिलकर ज्वाइंट वेंचर इन्होंने बनाया है। दोनों कंपनी क्या करेगी? दो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पे इन्होंने ध्यान रखा है अपना। उसमें एक जो है, उसमें जो दो है वो चुटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे,
और इसके अलावा माही जो बांसवाड़ा है ना, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, उसमें माही करके जगह है, वहां पे 700 वाट का 4 मेगावाट का रिएक्टर ये बनाने वाले, प्रिसाइज हैवी वाटर रिएक्टर। वैसे एनटीपीसी की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और 2050 तक 20,000 मेगावाट तक इसको बिजली पहुंचाने का टारगेट इन्होंने रखा है। इसके अलावा अगर एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो टोटल अभी हमारे पास 6,780 मेगावाट का टोटल एनर्जी है, जो देश भारत के टोटल हर तरह की एनर्जी को अगर मिला देना तो उसका एटॉमिक एनर्जी 2% ही बैठता है, उसका 2% बैठता है। इसके बाद कोर्सिया और एलटीजीए, ये क्या है देखिए, भारत 2027 में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, भारत 2027 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की जो कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन है, जिसको कोर्सिया कहा जाता है, और दीर्घकालीन आकांक्षी लक्ष्य जिसको एलटीएजी कहा जाता है, इसमें भाग लेगा, लेकिन 2027 में, 2027 इसमें बस यही है कि जो कार्बन निकल रहा है ना अलग अलग तरीकों से, हवाई जहाज या फ्लाइंग के थ्रू या इस एविएशन के दौरान, तो उसको जितना जल्दी कम किया जा सके, तो उसके लिए है, क्योंकि 2050 तक 2% वार्षिक ईंधन क्षमता सुधार करनी है, कार्बन न्यूट्रल विकास करना है, 2050 तक शून्य मतलब बिल्कुल जीरो कोर्सिया करना है 2050 तक, हाँ ठीक है, शून्य करना है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको 3 स्टेज में लागू किया जाएगा। मालवाहक जहाज कौन सा है, MVITTLION, जिसको शॉर्ट में V273 भी कहा जाता है। अब देखो किसने किसको, भारत ने किसको, म्यांमार को, शांतनु ठाकुर साहब ने, ये एक मालवाहक जहाज है MVITTLION V-273, इसको कोलकाता से छोड़ा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है वहां से छोड़ा गया है, ठीक है, कोलकाता के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है वहां से म्यांमार के सितबे बंदरगाह के लिए छोड़ा गया है, और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में इसको भेजा गया है। इसने 20,000 बैग में 1,000 मैट्रिक टन ये सीमेंट लेके जा रहा है, सीमेंट लेके जा रहा है, और ऐसा मतलब एक भारतीय सहायता के रूप में, आपको पता है कालादान मल्टी ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो विकसित किया गया है, और इसके लिए उन्होंने 2008 में हस्ताक्षर भी किया था। तो इसी के तहत अभी एक विमान को सीमेंट से भरकर भेजा गया है म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट याद रखिएगा। इसके बाद भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बना है, कहां बना है ये इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ में बना है, और चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बना है, चंडीगढ़ में बना है और चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बना है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत इसका निर्माण किया गया है, और इसके अंदर 1965, 1971 बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब चीज़ों को दीवारों पे दिखाया जाएगा चित्र बना के, इवन डिजिटल फॉर्म में भी दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें कॉकपिट भी बनाया गया है जिसके अंदर आम आदमी बैठ के रियल एक्सपीरियंस ले सकता है। उसके लिए SU-30, MiG-21, MiG-23 का जो मॉडल है ना, उसका मॉडल बना के लड़ाकू विमान का बताया गया है, रखा गया है, और वो रियल एक्सपीरियंस का उनको फील होगा, ऐसा वहां पे डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एयरफोर्स के सभी विमान के मॉडल्स जो पुराने हैं ना, वो सारे मॉडल्स हैं, तेजस भी है, नेत्र भी है, प्रचंड हेलीकॉप्टर, ये सारा यहाँ पे है। तो ये सारा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आप एक तरह से म्यूजियम है, आप जाइए एक्सपीरियंस कीजिए, मजे लीजिए वाले टाइप की चीजें हैं। तो ये सारे करंट अफेयर्स आपके हो गए। तो यहाँ याद ध्यान रखिएगा, वायुसेना का जो हेरिटेज सेंटर है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में स्टार्ट हुआ है। आज के करंट अफेयर्स हो गए, हम लोग कल मिलेंगे।